नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व होते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम लोग दृष्टि IAS संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं और GS वर्ल्ड के 4 मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके साथ ही ध्येय IAS संस्थान के भी मॉडल टेस्ट पेपर हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 15, जो कि फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, ठीक है, UPPCS का। तो ज़रूर देखते हैं हम लोग इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है? यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा पिछड़े वर्गों से संबंधित है। तो पहला जो कुछ क्वेश्चन दिया गया है, पहला अनुच्छेद 331, 336, 340 और 342। तो 331 है मित्रों, वो हमारा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए संबंधित नहीं है। सेम 336 भी इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें 340 भी नहीं, जबकि 342A में स्पष्ट रूप से जो बात की गई है वो सामाजिक रूप से पिछड़े और वर्गों के लिए ही की गई है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं 330 में, यहीं पर रिजर्वेशन की अगर पिछड़े वर्गों के बारे में बात कर लें तो मित्रों 330 में SC ST के लिए लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। 332 में अगर हम बात करें तो विधानसभाओं में सीटों का आवंटन किया गया है। 335 में बारे में बात करें 335 में बात करें तो SC ST की जाति का दावा का बात किया गया है। 338 में बात करें तो SC आयोग, 338A में ST आयोग, 338B में OBC आयोग, 339 में प्रशासन संबंधी है, 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है, 41 में अनुसूचित जाति, 42 में अनुसूचित जनजाति और 42A में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, उसे समझते हैं। मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे देश में विधि सम्मत शासन स्थापित करने में सहायता करते हैं, वे सरकार के प्राधिकार के निरपेक्षता की जांच करते हैं। नीचे दी गई कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम नीचे दी गई कूट का सही उत्तर के बारे में बात करें तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मूल अधिकार जो हैं वो देश में विधि सम्मत शासन स्थापित यानी रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और सरकार के प्राधिकार की निरपेक्षता की जांच करने की भी बात करते हैं। यानी यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता आरंभ की थी? ये ऑप्शन क्या कह रहा है, इसे समझते हैं। तो ऑप्शन ये एक कह रहा है 1853 के चार्टर अधिनियम में ऐसा हुआ था, 13 में हुआ था, 33 में हुआ था या 93 में हुआ था। तो यहीं पर यदि हम बात कर लें सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता को जो आरंभ किया गया था वो मित्रों 1853 के चार्टर अधिनियम से ऐसा किया गया था। कौन से चार्टर अधिनियम से, ठीक है। और ये जो परीक्षा होती थी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये लंदन में आयोजित की जाती थी। यहाँ पर कहाँ होती थी? लंदन में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है?
अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 83 या अनुच्छेद 78। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो आपका महान्यायवादी से संबंधित है अधिनियम या आर्टिकल, तो वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये आपके क्या हैं, आर्टिकल 76 में कहा गया है, जिसके अंतर्गत भारत में एक महान्यायवादी होगा जो भारत सरकार का पक्ष भारत के किसी भी हाई कोर्ट या और सुप्रीम कोर्ट में रखेगा। ठीक है, यहाँ एक भी बात और भी ध्यान रखनी है कि इसे किसी भी प्रकार का वेतन भत्ते नहीं दिए जाते हैं, बल्कि इसे अपने काम के लिए पारिश्रमिक दिया जाता है। और इसके साथ ही ये संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है, लेकिन वह वहाँ पर वोटिंग राइट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझने की बातें हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है। इसके तहत केवल सिविल न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 1 और 2 दोनों, केवल 2, न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ग्राम न्यायालयों के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है। इसके तहत केवल सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। तो यदि हम बात करें ग्रामीण न्यायालयों में, तो ये लघु विवादों को निपटाने के लिए नागरिक यानी सिविल और आपराधिक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर केवल सिविल नहीं, सिविल और आपराधिक दोनों बातें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, यानी दूसरा गलत, पहला सही। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, 1, दोनों, 1, 2 या दोनों? तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है, LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था। तो LM सिंघवी पंचायत से संबंधित समिति थी, ध्यान रखिएगा। और इस समिति का गठन राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में है 1986, 1988, 1989 या 1990। तो ये मित्रों था 1986 में। यदि हम LM सिंघवी के बारे में बात करें तो इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक सुरक्षा के देने की बात की थी, यानी संविधान में उन्हें रखने की बात, संवैधानिक संस्था के तौर पर प्रतिस्थापित करने की बात कही गई थी। किसके द्वारा? LM सिंघवी के द्वारा। और इसी के कारण आप ये देखते हैं कि ये हमारी 11-12 अनुसूची में आती हैं, और इसके अलावा ये हमारे पार्ट 9A में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या 7 पर, सॉरी, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन A है नेपाली, B है अंग्रेजी, C है मैथिली और D है उर्दू। तो भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, उसमें अगर हम बात करें तो ये भाषा है आपकी अंग्रेजी भाषा। कौन सी भाषा मित्रों? अंग्रेजी भाषा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग नहीं है? आजीविका का अधिकार, रोजगार अवसर की समता, विदेश यात्रा का अधिकार या निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार? तो यहाँ पर यदि हम बात करें निःशुल्क विधिक सहायता या रोजगार का अधिकार, तो यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के संबंधित सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है। यानी कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर जो रोजगार के अवसर हैं ये आर्टिकल 16 में बात की गई है। कहाँ पर? 16 में। तो यही नहीं होगा, बाकी ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर बताई गई हैं।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मार्च 2007 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन में कौन सा सही है? पहला, यहाँ पर यह एक 2007 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय बताया गया है, राष्ट्रीय NCRPC। तो ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है। कैसा है? वैधानिक निकाय है। कैसा है मित्रों? वैधानिक निकाय है, जो 2005 के तहत 7 में स्थापित किया गया था। यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, जबकि दूसरे में अगर हम बात करें, इस आयोग में अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है? उत्तर पूर्वी परिषद निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो उत्तर पूर्वी परिषद यदि हम बात करें तो यह राष्ट्रीय आयोग केंद्रीय निकाय से संबंधित है। ठीक है, केंद्रीय निकाय से संबंधित है, ये ना कार्मिक मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उत्तर पूर्वी परिषद उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किससे आती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का जो गठन के बारे में बात करें, 2001, 2002, 2005, 2007 और 2009 में किया गया। तो NIA यानी राष्ट्रीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन आपकी 2008 में मुंबई में हुए जो हमले हुए थे हमारे, तो उसी के बाद गठित की गई थी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी सिकंदराबाद और ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो CBI अकादमी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। अगर हम इसके संचालन की बात करें तो इसका संचालन 1996 से प्रारंभ हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है 13? उसे समझते हैं। अल्पसंख्यक शब्द से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक पद को परिभाषित किया गया है। 2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यदि हम यहाँ पर बात करें, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक पद को परिभाषित किया गया है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्पसंख्यकों को संबंधित संवैधानिक और विधिक उपबंध भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किए गए हैं। ये बात गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 धार्मिक भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन बी हम AC हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT की इसके प्रधानत्व काल में स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी और डी इंदिरा गांधी। तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 323A, कौन से आर्टिकल? 323A के अंतर्गत। किस आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 323A के अंतर्गत 1985 में स्थापित किया गया था इसे। तो आप समझ सकते हैं 85 में प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी
राजीव गांधी थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ए आंध्र प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, बी कलकत्ता उच्च न्यायालय, सी मद्रास उच्च न्यायालय या डी उड़ीसा उच्च न्यायालय। तो यदि हम अंडमान निकोबार के बारे में बात करें तो अंडमान निकोबार के जो न्यायाधिकार क्षेत्र हैं वो आते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है उसे समझते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 188, बी कह रहा है 189, सी कह रहा है 191 और डी कह रहा है 192। तो यहाँ पर यदि हम बात करें विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 191, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि जो आर्टिकल दिए गए हैं इसके सबके बारे में बात कर लें तो 189 जो है, ठीक है, 188 सदस्यों की शपथ संबंधी है। सदस्यों की क्या है? शपथ संबंधी है। ठीक है। अनुच्छेद 91 सदस्यों को अयोग्यताएं संबंधी है। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन से मामले अध्यादेश से संबंधित हैं? 1 R.C. कपूर बनाम भारत संघ, 2 A.K. रॉय बनाम भारत संघ, 3 D.C. बाधवा बनाम बिहार राज्य और 4 शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो यहाँ पर यदि हम बात कर लें कौन सा उपयोग करके सही उत्तर करना है तो यहाँ पर आप अध्यादेश से संबंधित हैं। तो मित्रों R.C. कपूर बनाम भारत संघ, इस मामले में बैंकिंग कंपनियों को अध्यादेश 1969 में चुनौती मिली थी। ठीक है। तो यहाँ पर R.C. कपूर भारत संघ से संबंधित अध्यादेश से, A.K. राय बनाम भारत संघ राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के अंतर्गत 80 में चुनौती दी गई थी। D.C. बाधवा बनाम बिहार राज्य, इसके बारे में बात करें तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अध्यादेशों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 ये आपके अध्यादेश से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? 3 बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या है? लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इसकी स्थापना पहली बार 1921 में हुई थी, बी इसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, सी इसमें 22 सदस्य शामिल हैं, डी इसका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसका गठन या इस लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है। और ये केवल एक गठन किया जाता है 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? आर्थिक न्याय का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, अवसर की समानता का या उपरोक्त सभी का? तो भारतीय प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है। तो ये जहाँ तक है तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी आर्थिक न्याय यानी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय है, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अवसर की समानता, तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार देता है किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने का, नए राज्य की स्थापना का, किसी भी राज्य की सीमाएं बदलने का, किसी भी राज्य का नाम बदलने का। तो अनुच्छेद 2 के बारे में यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 2 संसद को किसी भी राज्य की स्थापना का अधिकार देता है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा?
बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी भी राज्य के क्षेत्रफल बढ़ाने, सीमाएं बदलने और राज्य का नाम बदलने का अधिकार ये जो हैं ये और ये जो हैं ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं मित्रों। किसके अंतर्गत? 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसने कोशिकाओं की खोज की? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी लीवेनहॉक, ऑप्शन सी फ्लेक्स डुजार्डेन या ऑप्शन डी जे.ई. पुरकिंजे। तो कोशिकाओं की खोज के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों कोशिकाओं की खोज अगर बात की जाए तो 1865 में, कब? 1865 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1965 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। एवन लोवहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा, जिसका वर्णन किया, और बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी इसमें। ठीक है, स्लेवडॉन ने और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। और क्या है 22? इसे समझते हैं। मानव बीमारियां हैं और कारक जीव हैं। एथलीट फुट, दाद, अस्थमा, मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पर बात करें एथलीट फुट के बारे में तो ये जो जीव है वो है टीनिया पेडिस। किसके अंतर्गत? टीनिया पेडिस। दाद के बारे में बात करें तो ये ट्राइकोफाइटन है। किसके अंतर्गत? चौथे के अंतर्गत। अस्थमा के बारे में बात करें तो ये एस्परगिलस फ्यूमिटस है। किसके हैं? एस्परगिलस फ्यूमिटस यानी 1। और मेनिंजाइटिस ये 2 4 1 3 है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2 1 2 4। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा जो सी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। किस पर? क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से कौन सा परागण प्रक्रिया परागण माध्यम सुमेलित नहीं है? ए एनिमोफिलस वायु, मेलाकोफिस फिलस कीट, हाइड्रोफिलस जल, ऑर्निथोफिलस पक्षी। तो कौन सा परागण प्रक्रिया परागण के माध्यम से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो मेलाकोफिलस है वो सीपियों में परागण करता है। किसका? सीपियों में परागण होता है, न कि कीटों में। यही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या है? निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, पीनियल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि वो ग्रंथि होती है जो शरीर की कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन को संश्लेषित करती है। ठीक है, और मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी ग्रंथि है। तो वो कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, या इसे हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी एग्लूटिनेस की प्रक्रिया है? कैंसर के इलाज की एक प्रक्रिया, रक्त समूह निर्धारित करने की एक प्रक्रिया, एंटीजन और एंटीबॉडी का एक साथ चिपकना, मूत्र वर्धक हार्मोन का स्राव की प्रक्रिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया है, तो वो है एंटीजन और एंटीबॉडी का एक साथ चिपकना। ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सूची 1 और सूची 2 से संबंधित। क्या है? पौधों के रोग कारक रोगाणु, आलू में विल्ट रोग, चावल में ब्लाइट रोग, सेब में फायर ब्लाइट रोग या बीन ब्लाइट रोग। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा आपका आलू का विल्ट रोग होता है स्यूडोमोनास बीजीव रोगाणु के कारण, चावल में ब्लाइट रोग होता है जैंथोमोनास ओरिजो के कारण, सेब में फायर रोग होता है आपका इनोविनिया, और बीन ब्लाइट यानी 4 1 2 3 यानी ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। अफीम पोस्ता के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ट्रिकम एस्टिवम, पापावेर, सेमनीफेरम, ओरिजा सुटिवा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा है तो ये है आपका पापावेर सोमनीफेरम यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है 28? इसे समझते हैं। ठगी का दामन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड एमहर्स्ट। तो ठगी के दमन के बारे में यदि हम बात करें तो ये हुआ था विलियम बेंटिक के समय। जनरल FC स्मिथ को ठग मुद्दे से संबंधित करने के मालवा और नर्मदा क्षेत्रों में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो 1835 में ठगी और डकैती विभाग की स्थापना की गई और इसके साथ ही स्लीमन के नेतृत्व में इसका संचालन हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या है? निम्नलिखित में से किसने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया? सैयद हैदर रजा, चिदम्बरम पिल्लई, सी राजगोपालाचारी या बाल गंगाधर तिलक। तो अगर हम स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात करें मित्रों तो ये आंदोलन हुआ था आपका कब? 1905 में। तो सब जगह अखिल भारतीय स्तर पर ये आंदोलन हुआ और सभी लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में किया। तो इसी क्षेत्रों में चेन्नई में चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, लोकमान्य तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के द्वारा उत्तर भारत में किया गया था। सैयद हैदर रजा की अगर हम बात करें तो इन्होंने दिल्ली में इसे किया था। कहाँ पर? दिल्ली में। सी राजगोपालाचारी की इसमें कोई भूमिका नहीं थी मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्नलिखित में से किसने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया? MK गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल। तो महाड़ सत्याग्रह के बारे में यदि हम बात करें तो ये किसने किया था? तो मित्रों इसके बारे में यदि हम बात करें तो महाड़ सत्याग्रह जो था वो 1927 में महाराष्ट्र के महाड़ कस्बे से BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1927 में। कब किया गया था? 1927 में। और इसमें भारत को न केवल राजनीतिक सुधार की आवश्यकता बल्कि समाज सुधार की आवश्यकता की बात भी अम्बेडकर ने यहाँ पर की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष थे विलियम बेडरवर्न, हेनरी कॉटन, एल्फ्रेड बेब और जॉर्ज यूल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष थे तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका जॉर्ज यूल, जो इलाहाबाद के सम्मेलन में 1888 में अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर।
क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एकमात्र सत्र जब महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह बेलगाम में आयोजित किया गया था। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं। कौन सा कूट इसमें सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें इनमें से ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। कहाँ पर? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या है? निम्नलिखित में से किसे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में नामांकित किया गया था? तो 1940 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की बात की और उनमें से सबसे पहले सत्याग्रही जो बनाए गए थे वो विनोबा भावे थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही बनाया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और इन्हें आरंभ से अंतिम तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मद्रास की संधि, सलवाई की संधि, एक्सलापेल की संधि, बेसिन की संधि। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मद्रास की संधि 1769 में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुई। सलवाई की संधि के बारे में बात करें तो मराठाओं के बीच हुई। एक्सलापेल की संधि के बारे में बात करें तो फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच हुई। ठीक है। बेसिन की संधि के बारे में बात करें तो ये 1802 में मराठा और अंग्रेज़ों के बीच हुई। तो अगर हम इसे बैठें तो 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी हमारा सही हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देव समाज की स्थापना की गई थी राधा कांत देव द्वारा, केशव चंद्र सेन द्वारा, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा, MG राणा डे द्वारा। तो देव समाज के बारे में यदि हम बात करें तो ये किसके अंतर्गत हुआ था? ये शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा हुआ था। इसकी स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। इसमें आत्मा, शाश्वत गुरु की सर्वोच्चता और अच्छे कर्म की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। किस पर चलें हम? 36 पर। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री ने कितनी वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो ये कितनी ट्रेनों का हुआ था उद्घाटन? यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये ट्रेनें थीं आपकी 6। कितनी? 6 वंदे भारत ट्रेन। वैष्णो माता से दिल्ली तक, अमृतसर से दिल्ली तक, कोयम्बटूर से बंगलौर, मालेगांव से मझगांव। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। देखते हैं कि आगे क्वेश्चन नंबर 37 पे थे हम लोग। गदर पार्टी का मुख्यालय था ऑप्शन ए वैंकूवर, बी सैन फ्रांसिस्को, लंदन या दिल्ली। तो यहाँ पर यदि हम बात करें गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई उस समय था 1947 और उससे पहले 1946 में एक अधिवेशन हुआ था मेरठ में और उसकी अध्यक्षता की थी JB कृपलानी ने। तो कौन था? JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। क्या है कथन? 1923 में उन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ओके। 1919 में बोस को भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में चुना गया। ओके। 1930 में वे कलकत्ता के मेयर चुने गए और 1931 में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया। तो यदि हम यहाँ पर सारे ऑप्शन देखेंगे ये तीन पूर्णतः क्या हैं? सही हैं।
कोई इसमें गलती नहीं और गांधी इरविन समझौते का समर्थन नहीं, इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। यही कथन हमारा गलत है और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया 1901 में 1902 में, 1903 में और 1904 में। तो विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित किया गया था वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान 1902 में पारित किया गया था। किस में? 1902 में, ठीक है। और उसके बाद 1904 में विद्यालय अधिनियम बना था। कब बना था? 1904 में, ठीक है। 1902 में कर्जन ने एक समिति बनाई थी। क्या बनाई थी मित्रों? समिति बनाई थी, जिसकी अनुशंसा पे 4 में विद्यालय अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ठोस पदार्थों में मौलिक कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। बी, ठोस पदार्थों में मौलिक कणों के बीच की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। सी, गैसों में मौलिक कणों के बीच का स्थान अधिकतम होता है। डी, दबाव बदलने से किसी पदार्थ की अवस्था नहीं बदली जा सकती। तो यदि हम पदार्थ के बारे में बात देखें तो प्रेशर डालने पर अवस्था बदली जा सकती है। ये कथन क्या है? गलत है और यही हमें बताना था। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या कह रहा है 42? निम्नलिखित में कौन सा एक उपधातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है? लिथियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये जो है, जो इसमें वर्गीकृत नहीं है वो है आपका लिथियम, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 43, द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया था जोसेफ प्राउस्ट द्वारा, जॉन डाल्टन द्वारा, एंटोनी लॉवजियर द्वारा या एवोगाड्रो द्वारा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किसने प्रतिपादित किया था? एंटोनी लॉवजियर के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु संभारिक कहलाते हैं। समस्थानिक द्रव्यमान समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु होते हैं। नीचे दिए गए कूट का उत्तर बताइए। ठीक, परमाणु संरचना से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, परमाणु संख्या लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले क्या कहलाते हैं? संभारिक। ये गलत है। परमाणु संख्या भार अगर समान है तो संभारिक होंगे, पहला गलत। समस्थानिक जिनका परमाणु संख्या नहीं, संख्या द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या, समस्थानिक समान द्रव्यमान संख्या और भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु होते हैं। समस्थानिक में अगर हम बात करें तो परमाणु क्रमांक समान होता है, यानी संख्या समान होती है। ये भी गलत, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय यौगिक नहीं है? लिथियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सेंट्रोटोयम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो क्षारीय धातु नहीं है। क्या? हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्षारीय धातु नहीं है, यही हमारा गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। गैल्वनीकरण यसद लेपन लोहे को निम्नलिखित में किस तत्व की पतली परत से लेपन का क्षरण संचारण बचाने की एक विधि है? तांबा, निकेल, जिंक और क्रोमियम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा इसमें सही होगा तो लेपन, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर हम जिंक का लेप
कर देते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही होगा। ऑक्सीजन या सल्फर जैसे ऑक्सीडेंट अभिक्रिया से धातुओं में रासायनिक ऑक्सीकरण होता है, जैसे जंग लगना, और इसकी रोकथाम हम पेंट द्वारा, ऑयलिंग, ग्रेसिंग, गैल्वेनीकरण द्वारा करते हैं, और गैल्वेनीकरण में जिंक का प्रयोग करते हैं। केपलर के गति नियम संबंधित हैं घर्षण की गति से, आवेग से, ग्रहों की गति से या वित्तीय गति से। तो हम जानते हैं केपलर महोदय ने जो नियम दिए हैं मूवमेंट मोशन के, वो उन्होंने दिए हैं ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम दिए हैं। ठीक है, कितने नियम दिए हैं? 3। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48? उसे देखते हैं। फाउंटेन पेन कोशिका परिघटना का उदाहरण है। कोशिका, केशिका होगा यहाँ पर मित्रों, क्या है? केशिका परिघटना का उदाहरण है। ऑप्शन ए, फाउंटेन पेन के लिखते समय स्याही का बाहर आना, मोमबत्ती के पिघले हुए मोम का ऊपर जाना, दीपक की बाती में तेल का चढ़ना, पौधों की जड़ द्वारा मिट्टी के जल का अवशोषण करना। तो केशिका तो ही यही होता है जब आपके जो जल है या जो तेल है वो ऊपर तक चले, इसे ही क्या कहते हैं? कोशिका। तो द्रवों में जो ये गुण होता है द्रवों में होता है। तो यहाँ पर ये चारों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किसने फिलॉसफी ऑफ बम लिखा? भगत सिंह, चंद्रशेखर, भगवती चरण बोरा, राम प्रसाद बिस्मिल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें फिलॉसफी ऑफ बम जो लिखा गया है वो लिखा है भगवती चरण बोहरा ने। किसने लिखा है? भगवती चरण बोहरा ने ये लिखा था, और ये जो व्यक्ति थे वो HSRA के सक्रिय सदस्य थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले के कलिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई? किस जिले में? ए, बनारस में, बी, गोरखपुर में, सी, अयोध्या में, या डी, संभल में। तो फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने कलिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। ठीक है, और ये ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, और ये भगवान विष्णु के 10वें अवतार से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में किस राज्य ने काजी नेमू नींबू को राजकीय फल घोषित किया है? काजी नेमू नींबू। ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, बी, उड़ीसा, सी, केरल, सी, असम, और डी, केरल। तो ये जो काजी नींबू को अपना राजकीय फल घोषित करने वाला राज्य है वो है मित्रों असम। असम ने सरकार ने काजू नेमू नींबू को राजकीय फल घोषित किया है। इसे सभी खट्टे फलों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग पाचन शक्ति को बढ़ाने में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किसे उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया है? ए, मंदसौर पहाड़ियाँ, बी, गुप्तेश्वर वन, सी, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, या डी, गंधमर्दन की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर बात करें उड़ीसा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर से मंदिर के निकट स्थित प्राचीन गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। यदि अन्य स्थल के बारे में बात करें तो मंदसौर की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ और गंधमर्दन की पहाड़ियाँ ऑलरेडी ही घोषित की जा चुकी हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए प्राधिकृत किया है? ऑप्शन ए, बंधन बैंक, ऑप्शन बी, धनलक्ष्मी बैंक, ऑप्शन सी, करूर वैश्य बैंक, या डी, फेडरल बैंक। तो दिसंबर 2024 में RBI ने रेल मंत्रालय की ओर से EPPO के माध्यम से बंधन बैंक को पेंशन वितरित करने का प्राधिकृत सौंपा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से एशिया के किस देश ने
अपनी स्वयं की वन और कास्ट प्रमाणन योजना शुरू की है? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश और जापान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, एशिया के किस देश में स्वयं की वन कास्ट प्रमाणन योजना शुरू की है? तो ये है आपके भारतीय वन और लकड़ी प्रयोजन योजना शुभारंभ किया है। किसने? भारत ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में लाल चींटी की चटनी का भौगोलिक संकेतक जीआई टैग किसे मिला है? झारखंड को, पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा को या तेलंगाना को? तो लाल चींटी की चटनी को जीआई टैग दिया जिस राज्य से है वो उड़ीसा को काई चटनी, जिसे लाल चटनी के नाम से भी जाना जाता है, अनूठे स्वाद और बनावट के कारण जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ये चींटियों द्वारा निर्मित नहीं है मित्रों, ये समझना कि चींटियों को पीस कर बनाई गई। ये कई मसालों, जड़ी बूटियों और लाल बिबर चींटियों से तैयार की गई है। ठीक है, लाल चींटियों को जैविक रूप से ओकोफिला स्मोगडिना के नाम से भी जाना जाता है। इन चींटियों के डंक से त्वचा में चकत्ते अथवा छाले उत्पन्न हो सकते हैं। भारत में ये चींटियाँ मयूरभंज सिमलीपाल के वनों में, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। वर्ष 2024 में यूनेस्को की किस विश्व धरोहर को 46वें सत्र में मेजबानी कौन से देश करेगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 46वें सत्र की मेजबानी ऑप्शन में दिया गया है चीन, जापान, भारत और यूनाइटेड किंगडम। तो मित्रों इसकी मेजबानी करेगा भारत। यूनेस्को आप जानते हैं जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ये शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन भारत के निम्नलिखित किस शहर में किया गया? उदयपुर, जोधपुर, गांधीनगर और बीकानेर। तो ये मित्रों किया गया है कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में। कहाँ पर किया गया है? बीकानेर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में चांगई 6 मिशन चर्चा में था। यह है उत्तर कोरिया से, फिलीपींस से, चीन से, जापान से। तो चांगई 6 मिशन के बारे में यदि हम बात करें तो ये चर्चा में था क्योंकि ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन चाइना द्वारा किया गया था और ये पृथ्वी पर वापसी के लिए जाना जाता है। इसका विमोचन 2024 की पहली छमाही में किया गया और इसका लक्ष्य दक्षिणी ध्रुव से चंद्रमा के प्रतिदर्श एकत्र कर चंद्रमा के भूवैज्ञानिकों में महत्वपूर्ण जानकारी देना, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी अधिकार दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 26 दिसंबर को। तो ये दिवस मनाया जाता है मित्रों कब? 18 दिसंबर को। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ए हमारा सही होगा। यदि इस दिवस की हम थीम की बात करें तो सुरक्षित प्रवासन का संवर्धन। क्या है इसका थीम? सुरक्षित प्रवासन का संवर्धन। क्या है इसकी थीम है? नेक्स्ट चलते हैं। सितंबर 2023 में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था इसे बताना है। ऑप्शन ए लखनऊ, कानपुर, बनारस और गोरखपुर। तो ये मित्रों दिव्य कला मेला जो दिव्यांगजनों से संबंधित था 15 से 24 सितंबर को बनारस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। जून 2023 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो पुणे द्वारा स्थापित किया गया है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर
ऐरावत है। कौन सा है मित्रों? ऐरावत। और यदि इस ऐरावत की हम विश्व में बात करें तो मित्रों विश्व में इसकी संख्या किस नंबर पर आती है? ये 75वें नंबर का विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। कौन से नंबर का? 75वें नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, परम शिवाय, परम शक्ति, परम युक्ति, परम संगणम, परम प्रवेग, ये अन्य सुपर कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। नेशनल क्वांटम मिशन किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो यदि हम नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में बात करें तो ये किया जा रहा है किसके द्वारा? ये किया जा रहा है आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा और चीन के बाद भारत समर्थित क्वांटम मिशन वाला भारत कौन सा है? 7वां देश बना है भारत। कौन सा? 7वां। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? ऑप्शन ए वे प्रकृति में अनुदैर्ध्य प्रकृति हैं, वे प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, उन्हें प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उनमें ऊर्जा और संवेग होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी? नहीं होगी। तो ये अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ होती हैं, यही हमारा गलत है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सौर ताप उपकरणों में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो सौर ताप उपकरणों की अगर हम बात करें तो गोलाकार अवतल दर्पण का प्रयोग इसमें किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना हुई थी 85 में, 86 में, 87 में, 88 में। तो अयोध्या शोध संस्थान के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 या 86 में। तो ये था 1986 और इसका तुलसिंग बिल्डिंग मेमोरियल बिल्डिंग में इसका स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य प्रतीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प पलाश है। राज्य चिन्ह में मछली का एक युग्म अवध के पूर्व मुस्लिम शासकों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक झील है? बरुआ सागर ताल, बेला सागर झील, चितौरा झील या कीथम झील। तो प्राकृतिक झील के बारे में यदि हम यहाँ पर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो प्राकृतिक झील है वो है आपकी चितौरा झील, जो बहराइच में स्थित है। कहाँ पर है? बहराइच में स्थित है। ठीक है, कीथम झील की बारे में बात करें तो आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है, कृत्रिम झील है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। यहाँ पर कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और जिला हैं। सो सुरहा ताल वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में यदि हम बात करें तो सुरहा ताल वन्य जीव अभ्यारण्य बलिया में है। लाख बहोसी वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में यदि हम बात करें तो ये कन्नौज में है। सुहागी बरवा अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो सुहागी बरवा जो है वो महाराजगंज में है और महावीर स्वामी ललितपुर में है, यानी 2143 2143 ऑप्शन जो है बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्या कह रहा है 69? इसे समझते हैं।
निम्नलिखित में से किसे चांदी और सोने की कढ़ाई के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए जरदोजी को, चिकनकारी को, फुलनकारी को या कांथा को। चांदी और सोने की कढ़ाई के रूप में जो जाना जाता है वो है जरदोजी। क्या है? जरदोजी। चांदी और सोने की कढ़ाई के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सरधना महोत्सव का आयोजन किया जाता है? मेरठ, फर्रुखाबाद, आगरा, मिर्ज़ापुर। तो ये जो किया जाता है, ये सरधना महोत्सव का आयोजन मेरठ में किया जाता है। कहाँ पर? मेरठ में। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेरठ में सराधना क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। किस पर? 71 पर। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 75 में, 76 में, 78 में या 80 में? तो इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो ये हुई थी 1976 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की पहली महिला प्रधान अध्यापिका बनी? ठीक है, ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, महादेवी वर्मा, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन बना था, तो प्रयाग महिला विद्यापीठ की पहली प्रधान अध्यापिका महादेवी वर्मा बनी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया जाएगा? तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? मुरादाबाद शहर में बनाया जाएगा। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है 22 नवंबर को। कब? 22 नवंबर को, 3 दिसंबर को, 13 दिसंबर को या 24 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। ठीक है। और यदि इस वर्ष की जो शुरू किया गया था इसके बारे में बताएं तो WHO प्रतिवर्ष एक दिन संयुक्त राष्ट्र के साथ शामिल होता है। और अगर इसका मुख्यालय के बारे में बात करें तो ये आपका जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। काशी तमिल संगम का आयोजन निम्नलिखित में किस शहर में किया गया था? ऑप्शन ए बनारस, चेन्नई, अयोध्या, कन्याकुमारी। तो 17 दिसंबर 2023 को काशी कामिल सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या है? सिलक्यारा सुरंग निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में। तो सिलक्यारा सुरंग के बारे में बात करें तो ये आपकी उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे निर्माणाधीन सिलक्यारा बाड़कोट सुरंग ढह गई, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिक सुरंग में फंस गए थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। अमृत भारत ट्रेन है EMU इंटरसिटी, DMU इंटरसिटी, सुपरफास्ट पैसेंजर या सुपरफास्ट मालगाड़ी। तो अमृत भारत ट्रेन के बारे में बात करें तो यह देश की सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेनों में से एक है और यह अयोध्या धाम से मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। रोलेट एक्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार निलंबित कर दिया? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण या परमादेश। तो अगर हम रोलेट एक्ट के बारे में बात करें तो इसके द्वारा नो वकील, नो अपील, नो दलील की बात आती है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही सटीक बात करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। गोल्डन बुश सी बकथॉर्न का संबंध है झाड़ियों से, कवक से, वृक्ष से, मैंग्रोव से। तो यदि हम गोल्डन
उसके बारे में बात करें तो इसका संबंध है झाड़ियों से। किससे संबंध है? झाड़ियों से। उद्योग मंत्रालय द्वारा GI टैग लद्दाख सी बकथॉर्न को दिया गया है। सी बकथॉर्न हिम्फोले एप्ली एक झाड़ी है जो रंगीले नीले रंग के खाने योग्य बेरी को पैदा करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ना, भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाना, 47 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो 2047 भारत को ईंधन में निर्यातक बनाना और 30 तक 125 गीगावाट की बात करना, ये दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। फरवरी 2024 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? बंगलौर में, नई दिल्ली में, पुणे में या तिरुवनंतपुरम में? तो इसका आयोजन फरवरी 2024 को पुणे में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? पुणे में किया गया था। ये 3 दिवसीय था। कितने दिवसीय था? 3 दिवसीय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में कौन से देशों ने दोस्ती 16 अभ्यास में भाग लिया? कौन से देशों ने? भारत, मालदीव, श्रीलंका या इन सभी ने? तो दोस्ती के बारे में यदि हम बात करें तो 1992 में केवल मालदीव और भारत एक के साथ शुरू हुई थी। श्रीलंका 2012 में इसमें जुड़ा था, ठीक है, जबकि बांग्लादेश को पर्यवेक्षक का दर्जा इस बार दिया गया है। यानी यहाँ पर ये तीनों भी शामिल थे। नेक्स्ट 83। 1824 में कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी चेन्नम्मा ने, रानी गाईदिल्लू ने, बेगम हजरत महल ने, मंदाकिनी हजारा ने? तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसने किया था तो ये किया था रानी चेन्नम्मा ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया? ऑप्शन ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी नागालैंड या डी हिमाचल प्रदेश? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने पोइला बोईसाख को राज्य दिवस के घोषित किया है? तो पोइला बोईसाख की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल ने 1 जनवरी को पोइला वैसाख दिवस के रूप में मनाने की बात की है और इस तरह आंसर क्या हो जाएगा? 1 पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। और ये बंगाली नंबर्स का प्रतीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। जनवरी 2024 में निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन LTD संयंत्र का उद्घाटन किया गया। केरल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और उड़ीसा में? तो ये किया गया था मित्रों कहाँ पर? लक्षद्वीप में। यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस देश ने तालिबान नामांकित अधिकारी को पहली बार राजनयिक दर्जा प्रदान किया? पाकिस्तान, कतर, ईरान और चीन? तो चीन ने बिलाल क्रिमी को अफ़गानिस्तान के राजदूत के रूप में राजनयिक दर्जा प्रदान किया है, जो तालिबान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में पहली डेल्टा रैंकिंग में किस जिले को एक ब्लॉक दूसरे स्थान पर हुआ है? गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा और कौशाम्बी? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तेलंगाना का जो है आसिफाबाद को पहला स्थान मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी के ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्या है? उत्तर प्रदेश में गो पर्यटन नीति के अंतर्गत मनोरथ गौशाला स्थापित की जाएगी। लखनऊ में, मथुरा में, बनारस में, कानपुर में?
तो लखनऊ ज़िले में उत्तर धोना गांव में स्विट्ज़रलैंड जैसी गौशाला का निर्माण किया जाएगा। किस जैसी? स्विट्ज़रलैंड जैसी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पर। क्या है 90, इसे समझते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. निम्न इसकी शुरुआत वर्ष 2011-12 में की गई थी। 2. यह मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए पोषक तत्वों के उचित अनुप्रयोग की अनुशंसा करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। एक सही है इसमें, तो वो बात है दूसरी। पहली बात की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 11-12 में नहीं बल्कि 2014-15 में की गई थी। ये गलत, दूसरा सही, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की? कुषाण, सातवाहन, चोल और पल्लव। तो बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की शुरुआत सातवाहनों ने की थी। किसने की थी? सातवाहनों ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। भारत की कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गंधार कला में भूरे बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था। मथुरा कला में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से प्रभावित था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सीता शब्द सर्वाधिक प्रदर्शित करता था। राज्य भूमि, भू राजस्व, किलेबंदी या सोने का सिक्का। तो मौर्य काल में यदि हम बात करें तो जो सीता शब्द है वो राज्य भूमि से संबंधित था। किससे था? राज्य भूमि से संबंधित था। ठीक है, सीता या राजभूमि कहलाती थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। हाथी गुम्फा शिलालेख में प्रयुक्त भाषा। तो हाथी गुम्फा के बारे में बात करें, प्राकृतिक, संस्कृत, पाली और ग्रीक। तो हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर के उदयगिरी गुफाओं में मिला है, उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। कैसी थी? प्राकृतिक भाषा। यह राजा खारवेल का था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। स्यादवाद का संबंध किससे है? एकांतवाद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैववाद या वैष्णववाद। तो स्यादवाद यानी एकांतवाद वो संबंध किससे है? जैन धर्म से है मित्रों। किससे है? जैन धर्म से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या है 96? इसे देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और बताइए। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत शुरू की गई है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का उद्देश्य बाहर से खरीदे गए आगत और सिंथेटिक रसायनों का उपयोग को कम करना है। तो ये दोनों बातें क्या हैं? हमारे संबंध में हैं या एक दूसरे के या नहीं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रही हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्या है 97? उसे समझते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब शुरू की गई? 24 फरवरी 19 में। ओके। 31 अक्टूबर 19 में, 24 दिसंबर 19 में या 24 दिसंबर 2020 में? तो ये शुरू की गई थी 24 फरवरी 2019 से। कब शुरू की गई थी? 24 फरवरी। नेक्स्ट, नमो ड्रोन दीदी योजना संबंधित है। प्रमुख शहरों में महिलाओं सुरक्षा के लिए ड्रोन प्रदान करना। स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम के तहत ड्रोन का उपयोग कृषि सहायता के लिए महिला स्वयं सहायता समूह का ड्रोन प्रदान करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नमो ड्रोन दीदी के बारे में यदि हम बात करें तो सरकार ने 1261 करोड़ रुपए से 2024-25 की अवधि के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय योजना सौंपी है, जिसके अंतर्गत कृषि प्रयोजकों
को सहायता समूहों को 15,000 चयनित किया जाएगा और उन्हें ड्रोन प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन सी हमारा जो है वह सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। भारत में कृषि निर्यात क्षेत्र AEZ की अवधारणा शुरू की गई 1 में, 2 में, 4 में, 5 में। तो AEZ इसकी शुरुआत की अवधारणा जो शुरू की गई थी ये 2001 में एक्साइज नीति के अंतर्गत शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कच्चे माल के विकास और स्रोत को प्रसंस्करण करके समाहित करना है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। पूर्व मौर्य काल के दौरान वैशस थे व्यापारिक सड़कें, भंडार गृह, चांदी का सिक्का, ग्राम प्रधान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पूर्व मौर्य काल के दौरान वैशस थे व्यापारिक सड़कें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्या है? संगम युग में धनी किसानों को कहा जाता था पारियार और रार, वेल्लाल और कदेसियार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो ये बातें सब की जा रही थी तो धनी किसानों को वेल्लाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेल्लार। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं औरार के बारे में बात करें, यहाँ ये भी बात कर लें तो इन्हें क्या कहा जाता था? जासूस कहा जाता था। इन्हें निम्न वर्ग के सदस्य कहा जाता था, निम्नतम वर्ग के सदस्य होते थे ये। ठीक है। और परियार के बारे में बात करें, पेरियार के बारे में। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत में कौन सैन्य विभाग था? दीवाने रिसालत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, दीवाने कोही। तो दीवाने जो रिसालत थी वो विदेशी मामलों के संबंधित थी, दीवाने अर्ज सैन्य मामलों से संबंधित थी, दीवाने इंसा दान विभाग से संबंधित थी। किससे? पत्राचार विभाग से। और दीवाने कोही अगर हम बात करें तो ये आपकी दीवाने खोई कृषि विभाग से संबंधित थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। क्या कह रहा है 103? इसके बारे में समझते हैं। सूची 1 और सूची 2 बरार, कुतुब शाही, बीजापुर, इसाम शाही, अहमदनगर, आदिल शाह, गोलकुंडा, निजाम शाही। तो यहाँ पर किसने किसकी स्थापना की? वो है बरार की बात करें तो इदाम मात शाही, बीजापुर की बात करें तो आदिल शाह, अहमदनगर की बात करें तो निजाम शाह। ठीक है। गोलकुंडा, कुतुब शाह। तो 2 3 4 और 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। क्या है? चौसा का युद्ध लड़ा गया किस वर्ष? चौसा 34 में, 38 में, 39 में या 40 में? तो चौसा के युद्ध के बारे में बात करें मित्रों तो ये लड़ा गया था आपका 1539 में हुमायूं वर्सेस शेरशाह के बीच। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। शिवाजी के मंत्रियों के समूह को कहा जाता है दिग्गज, अष्टप्रधान, नवरत्न और इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी के जो समूह होते थे उनके मंत्रियों का समूह अष्टप्रधान के तौर पर कहा जाता था। ये जो था विजयनगर साम्राज्य में थे, ये अकबर के में थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के में थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन 56, 63, 65 और 94। तो ये किया गया था 1994 में। ठीक है। कब किया गया था? 1994 में। ठीक है। और आनंद मिश्रा 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं इस वर्ष। नेक्स्ट है आपका 107। राज्य नियोजन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश को कई आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए 4, 6, 12, 15। तो उत्तर प्रदेश को मित्रों 4 आर्थिक विभागों में विभाजित किया गया है। कितने में? 4 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्या कह रहा है? अयोध्या राम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंदिर पारंपरिक बेसर शैली से निर्मित है। बिल्कुल गलत। निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि हम यहाँ पर बात करें
तो ये पेसर शैली से प्रसिद्ध है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नागर शैली से है विशुद्ध। निर्माण में कहीं लोहे का प्रयोग नहीं किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। 3 मंजिला मंदिर है जिसमें कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। मुख्य कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया गया 15 में, 16 में, 19 में, 18 में। तो रक्षा औद्योगिक गलियारा UPDIC डिफेंस कॉरिडोर बना था 2018 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का यूनिकॉर्न नहीं है? अनअकैडमी, इंडिया मार्ट, पाइन लैब्स, फिजिक्स वाला। तो उत्तर प्रदेश का यूनिकॉर्न जो नहीं है उसमें यदि हम बात करें तो ये जो है वो अनअकैडमी नहीं है। कौन नहीं है? अनअकैडमी नहीं है। निवेश डेटा संकलन द्वारा उत्तर प्रदेश के चौथे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले राज्य के रूप में उभरा है और यहाँ 108 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, जिनमें 8 उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव जलवायु जल इंटरफेस में रहता है? न्यूटन, पेरीफाइटन, प्लैंकटन और नेक्टन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा है? ये है न्यूटन। कौन सा है मित्रों? न्यूटन, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्या कह रहा है? निम्न घास के मैदानों के बारे में। लानोस, कंपोस्ट, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, सही है। शीतोष्ण घास के मैदान, विश्व की रोटी। तो ये दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में कौन प्रवाल भित्ति की वृद्धि के लिए आदर्श पर्यावरणीय स्थिति नहीं है? उथला जल निकाय, कठोर सतह का अभाव, खारा जल और स्वच्छ जल। तो प्रवाल भित्ति की वृद्धि के लिए पर्यावरणीय स्थिति उथला जल निकाय, कठोर सतह, खारा जल और स्वच्छ जल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा जल अच्छा नहीं है तो वो है कठोर सतह का अभाव, ये सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस गिद्ध को IUCN रेड लिस्ट में जोड़ा गया? इजिप्शियन सिलेंडर बिल्ड गिद्ध, इंडियन ग्रेफॉन, बिरियर डेड गिद्ध। तो अगर हम गिद्ध के बारे में बात करें, सिलेंडर बिल्ड गिद्ध को इंडेंजर सीरीज़ में जोड़ा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में कौन मेगा डाइवर्स देश है? फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, भारत और ब्राज़ील। तो यहाँ पर जो है वो ब्राज़ील मेगा डाइवर्स देश है। ठीक है, क्योंकि उन देशों का एक समूह है जो पृथ्वी के अधिकांश प्रजातियों और उच्च संख्याओं में स्थानिक प्रजातियों को आश्रय देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये सभी देश इसके सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। नगोया प्रोटोकॉल अपनाया गया 10 में, 2 में, ठीक है, 12 में या 5 में। तो नगोया प्रोटोकॉल जो है जैव विविधता पर बेस्ड अभी समय था और इसे 2010 में अपनाया गया था। ठीक है, कब अपनाया गया था? 2010 में। जैव विविधता से था, किससे? जैव विविधता से, ये बात ध्यान रखना, नगोया जैव विविधता से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। वन्य जीवों की वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसे वाशिंगटन अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें संरक्षित प्रजातियों की 3 सूचियां हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्या कह रहा है? निज़ामुद्दीन औलिया अनुयायी थे सुहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, कदरिया सिलसिला या चिश्ती सिलसिला। तो निज़ामुद्दीन औलिया महोदय जो थे वो किसके अनुयायी थे? तो वो मित्रों चिश्ती सिलसिले के अनुयायी थे और निज़ामुद्दीन औलिया के जो गुरु थे सलीम चिश्ती थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई विकास बैंक
का सबसे बड़ा शेयर धारक है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत और जापान। तो एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा धारक है जापान। कौन है? जापान के पास अगर हम बात करें तो कुल शेयरों का 15.6% है। चाइना के पास 6.4। यहाँ पर अगर हम देख लें 15.6, 6.3, 6.4, 5.8। ठीक है, तो ये है एशिया विकास बैंक में परसेंटेज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्या कह रहा है 120? गरीबी रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत में गरीबी रेखा का आकलन उपभोग व्यय पर आधारित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2, 1 और 2, न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये बात निहायत ही गलत है। इसके बारे में जो निर्धारित करता है वो नीति आयोग द्वारा सांख्यिकीय कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। पहला गलत। दूसरे, भारत में गरीब रेखा उपभोग व्यय पर आधारित है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पेरियार, कावेरी, महानदी, गोदावरी। तो कौन सी ब्रह्मगिरी से निकलती है? कावेरी नदी निकलती है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। गौर सोप्पा जोग जलप्रपात गंगा पर, नील पर, अमेजन पर, शरावती। तो महात्मा गांधी जलप्रपात या गौर सोप्पा जलप्रपात जो है कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? शरावती नदी पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। उत्तर उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITCZ एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या कर्क रेखा पर। तो ये जो स्थित है मित्रों, ये भूमध्य रेखा पर है। जैसे ये है आपका, तो ये ऊपर और यहाँ पर ITCZ बनता है, तो भूमध्य रेखा के 25 डिग्री 23 डिग्री तक ये बनता है। सूची 1 और सूची 2 पर सुमेलित करिए और बताइए कौन सा महीना कब बनता है। चैत्र वैशाख मार्च अप्रैल में आता है। ठीक है, चैत्र वैशाख क्या होता है? मार्च अप्रैल में। ज्येष्ठ आषाढ़ मई जून में, नहीं, जुलाई अगस्त, सावन भादों, जुलाई अगस्त, अश्विन कार्तिक सितंबर। तो ये 4 होगा। सावन भादों 3 होगा। ज्येष्ठ आषाढ़ 2 होगा। चैत वैशाख 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। क्या होगा? 1 2 3 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्या कह रहा है 125? सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो 125 अगर हम देखें किसे क्या मिलाना है तो ज़रा देखते हैं। AMW लघु शुष्क ऋतु मानसूनी जलवायु, तो ये है आपका भारत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र। ठीक है। दूसरा शुष्क ग्रीष्म ऋतु मानसूनी जलवायु, ये है भारत का तमिलनाडु कोरोमंडल तट। तीसरा गर्म मरुस्थल, ये है आपका चरम पश्चिमी राजस्थान। ठीक है। और फिर है आपका लघु ग्रीष्म ऋतु, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 3 2 1 1 2 3 4 2 3 1 4 3 2 1, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी? सामाजिक न्याय और समानता की बात अगर हम करें तो 8वीं 9वीं 5वीं 10वीं 6वीं, तो ये जो थी आपकी वो थी आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी मित्रों? 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपकी इस पर आधारित थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से किस प्रतिभूति का मुद्रा बाजार में कारोबार नहीं किया जाता? तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो वो है आपका ऋण पत्र का बाजार नहीं किया जाता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL स्थित है कहाँ पर? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या झारखंड में? तो ये मित्रों स्थित है कहाँ पर? राष्ट्रीय इस्पात ये मित्रों स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। लॉफर वक्र, कौन सा? 129 में है लॉफर वक्र।
लॉफर वक्र किससे संबंधित है? कराधान की दर और कर राजस्व के बीच है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्या है? सरकार की व्यय की तुलना में सरकार के राजस्व में कमी, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और बजट घाटा। तो ये मित्रों संबंधित किससे है? इसकी अगर हम बात करें तो ये है आपका राजकोषीय घाटे से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 131। किस क्षेत्र को खफा चांद के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए दिया है अरुणाचल प्रदेश, बी दिया है हिमाचल प्रदेश, सी लद्दाख उत्तराखंड। तो खापा चांद जो है वो लद्दाख को जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। विशेष आहरण अधिकार संबंधित है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या ब्रिक्स से। तो एसडीआर जो है आपका वो किससे संबंधित है? वो आईएमएफ से संबंधित है। ठीक है मित्रों, एसडीआर जो है वो आईएमएफ से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से स्वर्ण रेशा कहा जाता है? कपास, नारियल, रेशम और जूट। तो ये किसे कहा जाता है? जूट को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्या है? अंकलेश्वर तेल शोध क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो ये किस में स्थित है? ये मित्रों गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग आदर्श स्थितियां प्रदान करता है? खंबात की खाड़ी, कच्ची खाड़ी, सुंदरबन का डेल्टा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मित्रों करता है आपका किससे? तीनों से। नेक्स्ट है आपका 136। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन ए 5, बी 6, 7 और 8। तो किया गया था 6 बैंकों का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्या कह रहा है 137? इसे समझते हैं। गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए का संदर्भ है। किसी ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब ऋण का भुगतान 90 दिनों की अवधि तक नहीं किया गया हो। यदि संपत्ति 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए पीए में हो, अवमानक संपत्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो ये दोनों बातें कही हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। मूल स्थिरीकरण कोष की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि विज्ञान कल्याण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान ग्रामीण विकास, आर्थिक मामलों की कैबिनेट। तो ये की गई थी किसके द्वारा? तो ये मित्रों किया गया था आपके कृषि, किसान एवं कल्याण विभाग द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विस्तार है नागपुर, लुधियाना, रायपुर और बिलासपुर से। तो ये मित्रों संबंधित है आपकी बिलासपुर और मुंबई से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 140। औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उच्च रोजगार सृजन, कृषि आधारित उद्योगों को मजबूत करना, आयात उन्मुख उद्योग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सबसे सही है आयात उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देना। यही 1980 से संबंधित नहीं था। ठीक है, यही 1980 से संबंधित नहीं था। बाकी ये तीनों बातें सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। स्थानांतरण भुगतान हिस्सा है किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी का, नामांतरण जीडीपी का, वास्तविक जीडीपी का, व्यक्तिगत आय का। तो ये है आपका व्यक्तिगत आय का। नेक्स्ट है आपका 142। क्या कह रहा है 142? सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के संबंध में इंजीनियर खरीद निर्माण मॉडल के तहत लागत पूरी तरह सरकार द्वारा वहन की जाती है। बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल के तहत नवनिर्मित सुविधा का स्वामित्व निजी भागीदार के पास होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं अटल पेंशन योजना की ग्राहक आयु होनी चाहिए 18 से 40, 18 से 40 से 60 और 22 से 25, 25 से 50। तो अटल पेंशन योजना के बारे में अगर हम बात करें तो ये होनी चाहिए कितनी? 18 से 40 के बीच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। क्या है? नंदन नीलकणी समिति की नियुक्ति की गई डिजिटल भुगतान पर, सूक्ष्म लघु उद्यम पर, मत्स्य पालन पर, कॉरपोरेट प्रशासन पर। तो
यदि हम बात करें नंदन नीलकणी कमेटी जो बनाई गई थी वो डिजिटल भुगतान पर बनाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। वह स्थिति जब विस्तारवादी मौद्रिक नीति आर्थिक विकास को प्रोत्साहित नहीं करती कहलाती है मात्रात्मक सहजता, तरलता जाल, टेम्पर टेंट्रम या सीमित तर्कसंगता। तो ये मित्रों कहलाती है तरलता जाल से संबंधित। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए चीन में, सऊदी अरब में, ठीक है, भारत में और सिंगापुर में। तो ये मित्रों से स्थापित किया गया था पहला भारत में। उत्तर प्रदेश भूगोल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बघेलखंड पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यमुना नदी बुंदेलखंड पठार और उत्तरी सीमा चिन्हित करती है। तो ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट रिहंद नदी है बेतवा नदी की, सहायक नदी, गंगा की या तमसा नदी की। तो ये है आपकी गंगा नदी की सहायक, नहीं सॉरी, रिहंद नदी जो है वो आपकी सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी? सोन नदी की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है? माता टीला बांध ओके है, ठीक है। शारदा सागर बांध नहीं है। शारदा सागर बांध नेपाल और भारत बॉर्डर पर पीलीभीत जिले में स्थित है। अर्जुन बांध के बाद में बात करें महुआ में स्थित है। राजघाट के बारे में बात करें तो राजघाट बांध बेतवा नदी पे ललितपुर में स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये अगर हम इसकी बात करें झांसी में, अर्जुन बांध की बारे में बात करें तो महुआ में, शारदा बांध के बारे में बात करें तो पीलीभीत में, और राजघाट के बारे में बात करें तो ललितपुर में। तो कौन सा आंसर सही होगा? ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। क्या कह रहा है? श्रम गहन वैसे पूंजी गहन आर्थिक विकास का बदलाव उत्पन्न है छिपी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी। तो मित्रों पूंजी गहन आर्थिक है वो है आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान के UPPCS से रिलेटेड सभी मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर दिए हैं। ये हमारा सामान्य अध्ययन का पहला पेपर था। इसके अलावा एक पेपर और है जो CSET पर बेस्ड है, तो वो भी इसी अपलोड कर दिया जाएगा कुछ ही देर में। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और उसमें हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर न भूलिए, और इसके साथ ही हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में और अपने सहपाठियों में। इसके साथ ही सिनेरियो IAS हमारे YouTube चैनल को भी ज्वाइन करिए, जिसमें हम लोग UPSC और PSC से संबंधित स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।